नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि सभी बहुत बढ़िया होंगे और हमर पीएससी यूट्यूब चैनल में जो एडीओ की क्लास चल रही है उसका आनंद भी उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमर पीएससी में। और डेली की भांति एडीओ की इस क्लास में एक क्विक रिवीजन क्लास में आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो दोस्तों, ये पूरा सेशन इसी के कारण डिजाइन किया गया है ताकि जो 15 तारीख को आप एडीओ का एग्जाम देंगे उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिले। तो एक क्विक रिवीजन करते हुए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए मैं अनिकेत देवांगन आज की छत्तीसगढ़ की क्लास जो है स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सैल समूह से बस्तर के पठार का अधिकांश भाग आता है। देखो, जोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर ठीक है भूगार्भिक संरचना के ऊपर में अक्सर क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आता है। तो सबसे पहले हम लोग को यही जानना जरूरी होगा दोस्तों कि वो कौन कौन से सेल समूह हैं या रॉक सिस्टम है जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 अलग अलग किस्म के जो है सेल समूह पाए जाते हैं और वो पांचों के नाम जो कुछ जो है इस प्रकार है, जिसमें ये आप लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाइएगा और इस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आने हैं तो कैसे आने हैं उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, उसके बाद में बीच में जो है हम लोग कुछ ऐसा डिजाइन बना दिए। ध्यान में रखिएगा, ये जो पूरा भाग है यहाँ पर कडप्पा किस्म के चट्टान जो है पाए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, यहाँ पर कडप्पा किस्म के चट्टान जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग लगभग छत्तीसगढ़ के 25 से 30% एरिया को कवर करता है। वही वही अगर दंडकारण्य के पठार की बात करूं मैं, तो इस क्षेत्र को थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग हाईलाइट करेंगे और बलरामपुर के इस हिस्से में हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, धारवाड़ किस्म की चट्टाने जो है देखने को मिलेगी। धारवाड़ इन दोनों जगह के अलावा ये कडप्पा के चारों ओर जो बाउंड्री वाला इलाका है यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ध्यान में रखना, इसके अंतर्गत में कवर्धा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आउटर साइड में अगर हम लोग देखते जाएंगे तो दुर्ग आ गया, अपना बालोद आ गया, बालोद के बाद में कुछ जो पोर्शन है धमतरी का आ गया, ठीक है, ऐसे गरियाबंद आ गया, महासमुंद तक जो है अपने को धारवाड़ किस्म की चट्टानों का फैलाव जो है देखने को मिलता है। वही बात करें अगला, ठीक है, अगला तो ध्यान में रखिएगा, इस पूरे एरिया में कहने का मतलब अपना नॉर्थ वेस्ट साइड की अगर बात करूं मैं, ठीक है, जिसमें एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, बलरामपुर का कुछ क्षेत्र आता है, यहाँ पर गोंडवाना किस्म की चट्टान जो है हम लोग को दिखाई पड़ती है। ध्यान में रखिएगा, अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर बलरामपुर हो गया और जशपुर हो गया और सरगुजा का मैन पाट वाला इलाका हो गया। यहाँ पर जो पाट प्रदेश है वहां पर दक्कन ट्रैप किस्म की चट्टाने जो है पाई जाती है। इसके अलावा जो भी भाग अपना बच गया, इसके अलावा जो भी भाग बच गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर गोंडवाना किस्म की चट्टान जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग 17% एरिया पर पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्लैंक वाला हिस्सा बच गया दोस्तों, वहां पर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा लगभग लगभग 50% हिस्से पर पाए जाने वाली चट्टान, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन चट्टान, ये पाई जाती है। और आर्कियन चट्टानों के ही टूट फूट से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखिएगा, 50% हिस्सा जो है आर्कियन किस्म के चट्टानों से बना हुआ है। तो क्वेश्चन में अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस सैल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आर्कियन चट्टाने। तो छत्तीसगढ़ में जो आर्कियन चट्टाने हैं, ठीक है, जिसमें खासकर जो है मेटेलिक मिनरल देखने को मिलते हैं। अच्छा, आर्कियन चट्टानों में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये तो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। एक तो सबसे पहली बात, पूरे पूरे भारत का ही, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान है। अब इसमें कौन कौन से मिनरल जो है पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें पाया जाता है माइका, क्वार्ट्ज, ठीक है, फेरस तो सबसे ज्यादा जो है अर्थ में हम लोग को देखने को मिलता है। तो माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, मेटेलिक मिनरल में फेरस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कॉन्ग्लो मेरिट, ये सब जो है हम लोग को आर्कियन चट्टानों में देखने को मिलता है।
क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा आर्कियन चट्टान कहाँ पे पाई जाती है, तो ये लगभग लगभग पूरे बस्तर संभाग में, जिसमें कांकेर हो गया, कांकेर के बाद में बीजापुर हो गया, बीजापुर के बाद में दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया, बस्तर हो गया, इस इलाके में अपने को, ठीक है, आर्कियन किस्म की चट्टानें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बालोद भी है, धमतरी भी है, ठीक है, गरियाबंद भी है, महासमुंद भी है। इस साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो गौरेला पिंडरम, मारवाही, बिलासपुर, इस हिस्से में भी जो है हम लोगों को आर्कियन किस्म की चट्टानें देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाले गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों वर्तमान में हम लोग को एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे इसका सही उत्तर जो है आर्कियन किस्म की चट्टानें होंगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान में रखिएगा, आर्कियन चट्टानों का विस्तार के ऊपर में तो हम लोग बात किए, ठीक है। अगर जिनको याद नहीं होता है तो इस मैप को आप लोग बस ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे शॉर्ट टाइम में कि आर्कियन चट्टानों का फैलाव जो है कहां कहां पर देखने को मिलता है। वही अगर आर्कियन चट्टानों की बात करें तो ये काफी पुरानी चट्टानें हैं, और पुरानी चट्टानें होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। यही आर्कियन टाइप के चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है, और जो गुलाबी रंग का ग्रेनाइट है, गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो आर्कियन किस्म के चट्टानों में देखने को मिलता है, और जो कि हम लोग को डोंगरगढ़ के समीप दिखाई पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा गुलाबी, ठीक है, जो ग्रेनाइट है वो हम लोगों को डोंगरगढ़ के पास में दिखाई पड़ता है। तो ये कौन से सेल समूह का हिस्सा है? तो ध्यान में रखिएगा आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है। इसके अलावा आर्कियन सेल समूह में एक और क्वेश्चन बनता है कि श्वेत अभ्रक जो है ये भी हम लोगों को आर्कियन किस्म के चट्टानों में देखने को मिलता है। तो ये श्वेत अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा कापू, गुठुर मिया और खरहा डोलिन नामक स्थान पर, खरहा डोलिन नामक स्थान पर श्वेत अभ्रक की प्राप्ति होती है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं पूछे जाने के लायक हैं, और इसी के कारण जो है इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा श्वेत अभ्रक, और आपने पढ़ा क्या, गुलाबी ग्रेनाइट की उपस्थिति कहां पर देखने को मिलती है। ये दोनों जो है आर्कियन किस्म के चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताया कि पूरा जो मैदानी भाग है वो कडप्पा किस्म के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर होगा कडप्पा किस्म का चट्टान। अभी ध्यान में रखिएगा कडप्पा किस्म का जो चट्टान है वो आर्कियन चट्टानों के ही इरोजन से बनी हुई है, अच्छा सॉरी, धारवाड़ किस्म के चट्टानों के इरोजन से बनी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो कडप्पा किस्म की चट्टानें हैं वो धारवाड़ चट्टानों के इरोजन से बनी है। देखो सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का जब इरोजन होगा या इसमें जब टूट फूट होगा तो धारवाड़ किस्म के चट्टानों का जन्म होता है, और यही धारवाड़ चट्टानों का यदि टूट फूट होगा तो कडप्पा किस्म के चट्टानों का जन्म होता है। और ध्यान में रखिएगा कडप्पा चट्टान में मुख्य रूप से चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, ठीक है, इसकी प्राप्ति होती है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कडप्पा किस्म की चट्टानें जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में हम लोगों को दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पाट प्रदेशों में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जब हम लोग पाट प्रदेश वाला पोर्शन बनाए थे, ठीक है, मैं वापस से डिजाइन करते हुए आप चलता हूं, तो पाट प्रदेश कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत में ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये अपना एमसीबी जिला है, एमसीबी के किनारे कोरिया, उसके बाद में, ठीक है, सूरजपुर, इधर हो गया बलरामपुर, इधर हो गया जशपुर, और बीच में हो गया सरगुजा। तो पाट प्रदेशों में मुख्यतः जो है बलरामपुर का ये दक्षिणी वाला इलाका, ठीक है, दक्षिणी वाला इलाका ये पाट प्रदेश के अंतर्गत में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं कुसमी पाट। वही जशपुर, संपूर्ण जशपुर के अंदर के में हम लोग देखेंगे पंडरा पाट हो गया, जशपुर पाट हो गया। वही सरगुजा में हम लोग देखेंगे मैन पाट हो गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इन सारे जगह मैंने बताया आप लोगों को कि दक्कन ट्रैप किस्म की चट्टानें जो है यहां से प्राप्त होती है, और इन चट्टानों में बॉक्साइट
पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दक्कन ट्रैप टाइप की चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है, और चूंकि इसमें बॉक्साइट पाया जाता है इसी के कारण जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, बॉक्साइट। तो पहाड़ प्रदेशों में मुख्यतः जो है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे अधिक क्षेत्र में आर्कियन है, उसके बाद में 25 से 30% के इलाकों में कडप्पा है, और 17% लगभग इलाके में गोंडवाना किस्म के चट्टान जो है पाए जाते हैं। और गोंडवाना में ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर गोंडवाना यहाँ पर शब्द आया है तो ध्यान में रखिएगा, दो चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले इस गोंडवाना टाइप के शैल समूह में कोयला पाया जाता है, ठीक है, कोयला पाया जाता है। और ध्यान में रखिएगा इसी क्षेत्र में समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, ठीक है, जो कि गोंडवाना, जहां पे गोंडवाना, ठीक है, मरीन फॉसिल्स पार्क, ठीक है, का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना, का निर्माण जो है किया जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि समुद्री जीवाश्म का जो अस्तित्व है वो हम लोग को छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है, और उसी स्थान पर गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन से जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, ये पूछे जाने के लायक है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स पे ये बताना है कि ये जो गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा गोंडवाना में क्या पाया जाता है, मुख्यतः कोयला, और ये 17% छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा के नाम से जाना जाता है। अभी ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अगर मिट्टियों की बात करें तो मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़ में 5 किस्म के मिट्टियां जो है प्राप्त होती है। अगेन जो है हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है। अगर बस्तर संभाग की हम लोग बात करें तो ये बस्तर संभाग है, यहाँ पर कांकेर जिला हो गया, नारायणपुर जिला हो गया, कोंडागांव जिला हो गया, बीजापुर जिला हो गया, दंतेवाड़ा जिला हो गया, सुकमा हो गया, और यहाँ पर क्या है, बस्तर जिला, ठीक है। तो 7 जिलों के साथ में ध्यान में रखिएगा क्या है यहाँ पर अपना बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग में ध्यान में रखिएगा दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी मैक्सिमम इलाकों में पाई जाती है। 25 से 30% जो है छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और वही देखेंगे, ठीक है, कि इस इलाके में, इस कुछ इलाके में, ठीक है, लाल, ठीक है, यहाँ पर लाल रेतीली, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं। तो लाल रेतीली मैक्सिमम इस स्थान पे पाई जा रही है बस्तर संभाग में, और वही लाल दोमट भी जो है सुकमा बस्तर के इलाके में पाई जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा तो ये जो मैकल वाला इलाका है, कवर्धा वगैरह वाला कुछ इलाका है, कुछ दुर्ग वगैरह का इलाका है, छोटे छोटे इन स्थानों पर काली मिट्टी का विस्तार जो है देखने को मिलता है। काली मिट्टी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करूं तो कौन सी मिट्टी है दोस्तों, काली मिट्टी, ठीक है। तो कितने हो गए, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और काली मिट्टी। इसके बाद में ध्यान में रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे, ठीक है, ज्यादा क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ के 50 से 60% हिस्से में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और वही पाट प्रदेशों में बात करूं तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है हम लोग को देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी तो अक्सर जो है, ठीक है, इसके स्थानीय नाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी को यहाँ बोला जाता है टिकरा, लाल रेतीली मिट्टी को बोला जाता है टिकरा। वही लाल दोमट को बोला जाता है परती, लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मटासी। काली मिट्टी के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हारी, चिका, कपासी, बहुत सारे इसके नाम है, भर्री, ये सब किसके नाम है, काली मिट्टी की। और वही लेटेराइट मिट्टी को हम लोग भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मिट्टियों की अगर बात करें तो 5 किस्म की मिट्टियां जो है पाई जाती है। तो इसका
क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, टिकरा किसको कहते हैं? तो किसको कह रहे हैं हम लोग? देखिए, लाल रेतीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? टिकरा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो अभी हमने देखा कि 50 से 60% हिस्से में लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, स्थानीय नाम यहाँ पर दिया हुआ है और उसे सुमेलित करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाटा मिट्टी, भाटा किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी को बोला जाता है। टिकरा किसको बोलते हैं? तो लाल, ठीक है, रेतीली मिट्टी को बोला जाता है। वही मटासी मिट्टी किसको बोला जाता है? तो लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है। और वही कन्हारी जो है काली मिट्टी को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 4 1 और 2। 3 4 1 2 मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो देख रहे हो कि यदि कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझते हुए चलें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है ना हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को एक सीक्वेंस से पढ़ना जो है जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम। अब देखो, अलग अलग ऊंचाई पर बस्तर में अलग अलग मिट्टियां पाई जाती है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर बस्तर में पूछा गया है, ठीक है, कि बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम, तो चलिए देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब हाइट वाइज जो है यहाँ पे पाए जाने वाली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊपर में पाई जाता है मरहान, मरहान, टिकरा, टिकरा, माल, या इसी को बोला जाता है खेती या बाड़ी, ठीक है, और गाभर। ठीक है, तो यदि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम की बात करूं तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बस्तर में मरहान, टिकरा, माल, बाड़ी, या इसी को बोला जाता है खेती, या फिर इसको फिर क्या है अपना लास्ट में गाभर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मरहान, टिकरा, बाड़ी और गभार या गाभर। इसका ये क्या होगा? ठीक है, सही उत्तर होगा। और वही अगर बात कर दे सरगुजा में, सरगुजा में, ठीक है, तो सरगुजा में सबसे ऊंचाई पर टिकरा, फिर छावर, फिर गाद छावर और अंत में बाहरा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सरगुजा साइड में उत्तर से दक्षिण की ओर मिट्टी का क्रम जो है कुछ हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है। तो या तो बस्तर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, या तो सरगुजा के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, सुमेलित करना है हम लोगों को। यहाँ पर मिट्टियां दी गई है और मिट्टियों में होने वाले फसलों के बारे में बात की गई है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि लाल पीली मिट्टी, हम लोग देखे थे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है। क्लियर है? तो लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है। और प्रदेश के लगभग लगभग 30% जो कृषि है इसी में होती है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये धान के फसल के लिए काफी अच्छी मानी गई है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में आप लोग जानते हो कि धान सबसे प्रमुख फसल है। ठीक है, और चूंकि छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग आउटर पार्ट से, ठीक है, अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसी कारण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। वही अगर बात करें लाल बलुई मिट्टी, तो देखो, जब बलुई मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, मतलब वहां उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, जल ग्रहण क्षमता क्या होगी दोस्तों? उसकी कम होगी। और जब जल ग्रहण क्षमता कम होगी तो उसमें ऐसे ही अनाज जो है लगाए जाएंगे जिसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे अनाज को मिलेट बोलते हैं या फिर मोटे अनाज बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बलुई मिट्टी की बात करें तो ज्वार और बाजरा जो है इस मिट्टी में हम लोगों को देखने को मिलता है। वही काली मिट्टी में, ठीक है, काली मिट्टी में यदि पानी अच्छा है तो उसमें गेहूं के साथ साथ गन्ने की फसल भी हम लोग ले सकते हैं। वही लेटेराइट जो कि सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, तो उसमें फसल ना लेकर बागानी फसलों को उसमें, जैसे चाय, कॉफी, लीची, मसाले, ऐसे फसलों को जो है उसमें बोया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, ऑप्शन 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 1, तो 4 3
दो एक, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कथन दिया हुआ है और उस कथन के अनुसार जो है हम लोगों को अपना उत्तर का चयन करना है। अब कथन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये सही है, ठीक है। क्या पूछा है, सही है कि गलत है? तो क्या पूछा है, सही है। तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको हम लोग को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। काली मिट्टी का पीएच 7 से 8 होता है, बिल्कुल। काली मिट्टी का जो पीएच है वो 7.6 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। काली मिट्टी सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त तो होती है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे, ठीक है, दलहन और तिलहन के लिए ये मिट्टी जो है अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो जिसमें बीज वगैरह होता है, ठीक है, जैसे चना वगैरह, उसके लिए मिट्टी अच्छी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में मटासी बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हुआ, क्योंकि लाल पीली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मटासी बोलते हैं। मतलब शुरुआत के 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है दोस्तों, सही उत्तर। अगला आते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है। तो अगर छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो चलिए उससे पहले जो है हम लोग एक छत्तीसगढ़ का मैप क्रिएट कर लें, ठीक है। मैप क्रिएट कर लें। एक ही मैप में जो है मैं आप लोगों को अपवाह तंत्र के बारे में मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा, महानदी अपवाह तंत्र। और ये जो महानदी है धमतरी के सिहावा से निकलती है। धमतरी के बाद में कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ होते हुए ये किधर चले जाती है, उड़ीसा की तरफ में चले जाती है। और ये कौन सी नदी है दोस्तों, महानदी। तो पहला कौन सा अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र। तो ध्यान में रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। वही महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नामक स्थान से निकलती है, और वो है शिवनाथ, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है। अब यदि महानदी की सहायक नदियों की बात करूं तो सीता नदी, सेलियारी, सोंढूर, ठीक है, पैरी और सोंढूर हो गया, ठीक है। फिर सूखा, उसकी सहायक नदी कोडार जो कि महासमुंद में बह रही है, ठीक है। तो सूखा, कोडार, ये हो गया, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भी महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद में लात नदी, जोंक नदी, तो ध्यान में रखिएगा, जोंक, लात, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। और वही देवभोग से, ठीक है, तेल नदी का क्या होता है, ठीक है, उद्गम होता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने क्या देखा, क्या, सीता नदी, सीता नदी, उसके बाद में सिलियारी, सीता नदी के बाद में सिलियारी, सिलियारी के बाद में सोंढूर, सोंढूर, फिर, ठीक है, फिर पैरी, ठीक है। और इसी के संगम पर ध्यान में रखिएगा, त्रिवेणी संगम पर ही क्या स्थित है, अपना राज्य स्थित, ठीक है। वही अगला सूखा, और सूखा की सहायक नदी कोडार, ठीक है, सूखा की सहायक नदी कोडार, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा एक है जोंक और एक है दोस्तों ध्यान में रखिएगा लाल, ठीक है ना। तो ये जो है राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां हैं किसकी, महानदी से। वही लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में शिवनाथ, शिवनाथ के बाद में ध्यान में रखिएगा कोरिया, सोनहट से प्रवाहित होते हुए हसदो, ठीक है, प्रवाहित होते हुए हसदो। और ध्यान में रखिएगा मांड, कोरबा की पहाड़ी से बोरई, मांड, ठीक है, मांड के बाद में केलो, और केलो के बाद में इब नदी। ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है महानदी में मिलने वाली नदियां है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ के 56.15% हिस्से पर फैला हुआ है। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा अगर अपवाह तंत्र की बात करें हम लोग, ठीक है, दूसरा अपवाह तंत्र की, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी जो है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है
और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में भद्रकाली नामक स्थान जो है वहां पर ये थोड़ा सा टच करती है। और इससे जो है ध्यान में रखिएगा, इससे जो है इंद्रावती नदी जो है आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? तो ध्यान में रखिएगा, इंद्रावती नदी जो है, जो कि बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में प्रवाहित होती है, ये आकर मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। अब इस नदी में ध्यान में रखिएगा, शंखनी, डंकनी इसकी सहायक सहायक नदी होगी किसकी? अपनी इंद्रावती की। वही कोटरी, निब्रा, गुदरा, नारंगी, बोर्डिंग, ये सब जो है इसकी क्या है? सहायक नदी है। वही अगर बात करें ये गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी, तो ध्यान में रखिएगा, मुंगेर की पहाड़ी से इंद्रावती निकलती है। वही, ठीक है, कोरापुट से, कोरापुट के पास से शबरी या कोलाब नदी निकलती है। तो शबरी या कोलाब नदी जो है यहां से निकलती। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या हुआ? दूसरा अपवाह तंत्र। तो पहला अपवाह तंत्र क्या था? महानदी, और दूसरा क्या था? गोदावरी नदी। दो अपवाह तंत्र हो गए। तीसरा ध्यान में रखिएगा, यहां अगर छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में देखें तो यहाँ पर मैक्कल श्रृंखला है, ठीक है, और मैक्कल का ही भाग जो है एमपी में अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। और अमरकंटक से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दो नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और दूसरा उत्तरी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है जो कि गंगा नदी में मिल जाती है। और इस सोन से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक तो सबसे पहले मतीरंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी, और दूसरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दूसरा जो है यहां से कन्हार नदी जो है आकर मिलती है। तो तीसरा अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ का वो कौन सा है? सोन। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां जो है, ठीक है, वो मिलती है, उसको हम लोग रेगुलर क्लास में देखते हुए चलते हैं। वही तीसरा जो अपवाह तंत्र है नर्मदा, जिसका कुछ भाग जो है बस हम लोग को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, इधर के कुछ भाग जो है वो नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो तीसरा अपवाह तंत्र अपना कौन सा होगा? नर्मदा अपवाह तंत्र। और चौथा, ठीक है, अच्छा, ये जो है नर्मदा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है। और वही आखिरी आखिरी ध्यान में रखिएगा, जशपुर के इस तरफ जो है ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। कौन सा अपवाह तंत्र? तो ध्यान में रखिएगा, ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ब्रह्माणी हो गया, सोन और नर्मदा, कुल 5 अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो अपन पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं, कडप्पा किस्म के चट्टानों से ये बना हुआ है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नलिखित जिलों में से कौन मैकल श्रेणी का भाग नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ के वेस्ट साइड में मैकल पर्वत श्रृंखला है। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हम लोग देखेंगे गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, उसके नीचे मुंगेली, उसके नीचे कवर्धा, उसके नीचे खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ठीक है, उसके नीचे राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो अगर बात किया जाए मैकल पर्वत श्रृंखला की, तो ये जो है गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, ठीक है, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और राजनांदगांव जिले तक ये फैला हुआ है। क्लियर है? तो चलिए अब प्रश्न में क्या ऑप्शन दिए हैं उसकी बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रृंखला किसका भाग नहीं है? तो राजनांदगांव है, कवर्धा है, बिलासपुर, पेंड्रा, लोरमिका, पठार जो कि किसका भाग है? तो गौरेला, पेंड्रा, मारवाही हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुंगेली हो गया, बिलासपुर तक, पेंड्रा, लोरमिका, पठार है जो कि मैकल का ही भाग है, तो बिलासपुर भी होगा। और ध्यान में रखिएगा क्या नहीं है पूछा गया है, तो रायगढ़ नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे नदी वाले पोर्शन में
कि ये नर्मदा बेसिन है और ये ऊपरी भाग है, और ये कौन सा बेसिन है, शिवनाथ बेसिन है। ठीक है, तो चलिए ऊपरी महानदी बेसिन, तो शिवनाथ बेसिन या ऊपरी महानदी का ऊपरी हिस्सा को अलग करने वाली श्रेणी है, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी श्रेणी है, मैकल श्रेणी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा रहे। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। अब यदि बात करें, ठीक है, तो हमारे वेस्ट साइड में हमने देखा पहाड़ियों की बात जब हो रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हमारे वेस्ट साइड में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि यहां से यहां तक राजनांदगांव जिले तक मैकल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली और बिलासपुर में पेंड्रा लोरमी का पठार है। और वही ध्यान में रखिएगा, वही ध्यान में रखना है कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में, ठीक है, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में छुरी, ठीक है, मतीरंगा उदयपुर की पहाड़ी है। ठीक है, महासमुंद जिले में धारी डोंगरी की पहाड़ी। ध्यान में रखिएगा आरी डोंगरी कांकेर में है और धारी डोंगरी कहां पे है, तो महासमुंद जिले में है। वही गरियाबंद में भातरीगढ़ की पहाड़ी, नौरंगपुर की पहाड़ी, धमतरी में सिहावा पर्वत श्रृंखला, बालोद में दल्ली राजहरा की पहाड़ी। ठीक है, और वही मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में कूटक राजहरा वगैरह स्थित है। तो ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग का आउटर पार्ट जो है, जिसको सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है दोस्तों, ये घिरा हुआ है। तो छुरी उदयपुर की अगर बात हो ही रही है, तो साथ साथ जो है हम लोग बाकी पहाड़ियों को भी देखते हुए चले, ये किसका भाग है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है, कोरबा से रायगढ़ तक फैला हुआ है। तो ध्यान में रखना कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिला जो है इसके अंतर्गत में आते हैं। तो छुरी, मतीरंगा, मतीरंगा कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा सरगुजा पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का भाग नहीं है। अब हमने पढ़ा था कोटरी, निबरा, गुदरा, ये सब जो है इंद्रावती की सहायक नदी है, तो ये होगा। बस्तर का पठार होगा, बिल्कुल। अबूझमाड़ की पहाड़ियां भी होंगी। ये अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ पे है दोस्तों, नारायणपुर जिले में है। क्लियर है कि नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोन बेसिन होगा। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्नलिखित में से कहां है, तो दंडकारण्य। अब दंडकारण्य में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो अगेन जो है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग वाला हिस्सा आ गया। अब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग बोला जाए, ठीक है, सबसे ऊंचा, तो बलरामपुर जिले में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सामरी पाट। और इस सामरी पाट में एक चोटी है जिसको बोलते हैं गौर लाटा चोटी, जिसका ऊंचाई 1225 मीटर। तो 1,225 मीटर जो है, ध्यान में रखिएगा किसकी ऊंचाई है, गौर लाटा की। वही दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला की पहाड़ी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। देखो बार बार जो है कई लोग जो है ये दावा करते हैं कि नंदीराज ही जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसका वापस से सर्वेक्षण जो है किया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा वर्तमान में शासन के अनुसार, ठीक है, या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अनुसार गौर लाटा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर दंडकारण्य के पठार की अगर बात कर दी जाए तो सबसे ऊंचा जो भाग है वो स्थित होगा बैलाडीला की पहाड़ी, जो कि दंतेवाड़ा जिला में है। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी, जहां पर एवरेज रेनफॉल 187 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं, और ये नारायणपुर जिले पे है। तो ध्यान में रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला हम लोग देखते हैं दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नक्सलाइट मूवमेंट जो है हम लोग को देखने को मिले हैं। ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर अगर बात करूं तो ये दंतेवाड़ा जिला, ये सुकमा जिला, ये बीजापुर, ठीक है, ये बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, और ये क्या है अपना कांकेर जिला। अभी ध्यान में रखिएगा बस्तर और सुकमा को एक घाटी कनेक्ट करती है, जिसमें से बस्तर में मौजूद है दरभा घाटी और सुकमा में मौजूद है
झीरम घाटी। तो झीरम हत्याकांड जो है, जिसमें कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, वो कहां पर स्थित है? तो सुकमा जिले पर स्थित है। तो ध्यान में रखना। इसके अलावा ये और फेमस है अभरक के लिए, क्योंकि यहां पर जो है किसकी प्राप्ति होती है? माइका या फिर अभरक की प्राप्ति होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो दरगाह घाटी निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बस्तर जिले में है। वही अगर झीरम घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि झीरम घाटी कहां पर स्थित है? तो सुकमा जिले पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी, है ना। अब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग तेलिन घाटी की। तो जैसे ही हम लोग कोंडागांव प्रवेश की, ये कोंडागांव है, तो कोंडागांव में एक घाटी पड़ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं केश काल घाटी। कौन सी घाटी? केशकाल घाटी। अब ये केशकाल घाटी में कुल 12 मोड़ है, कुल 12 मोड़ है, और सातवें मोड़ पर तेलिन माता का मंदिर है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यदि जो है केशकाल घाटी, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि ये जो तेलिन माता है वो यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों की रक्षा करती है, और इसी के कारण किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए दोस्तों, ठीक है, कम से कम एक बार जो है लोग यहाँ पर जरूर अपनी गाड़ी को रोकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो कोंडागांव जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है। तो सीधी सी बात है, गोदावरी शबरी का मैदान जो है, गोदावरी नदी कहां से है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर स्थित है, ठीक है। तो ये कहां पे होगी? दंडकारण्य में होंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? अगर बात करें गड़िया पहाड़ की, तो बहुत सारी पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। अगर गड़िया पहाड़ की बात करें, अगेन जो है, जैसे ये क्या, दंतेवाड़ा हो गया, ये सुकमा, ये बीजापुर, ये बस्तर, इधर से कोंडागांव, नारायणपुर, और ये क्या है? कांकेर। कांकेर में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जैसे रावघाट की पहाड़ी, गड़िया पहाड़ी, ठीक है ना, रावघाट की पहाड़ी, गड़िया पहाड़ी, ये सब कहां पर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, कांकेर जिला पे स्थित है। और ये एक और चीज के लिए महत्व रखता है, यहाँ पर से लौह अयस्क की क्या होती है दोस्तों? प्राप्ति होती है। तो रावघाट हो गया, गड़िया पहाड़ हो गया, इसके अलावा मलाज, कोंडम की पहाड़ी, ये सब जो है कहां पर स्थित है? तो कांकेर जिले में स्थित। वही अबूझमाड़ कहां पर स्थित है? तो नारायणपुर पर स्थित है। आवापल्ली, नड्डापल्ली की बात करें, आवापल्ली, नड्डा पल्ली, पोसड पल्ली, ये सब जो है बीजापुर में स्थित है। वही बैला डीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है। वही कांगेर घाटी बस्तर पर स्थित है। केशकाल घाटी, ये जो है कोंडागांव में स्थित है। तो अक्सर जो है यहां से क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसको हम लोग सही उत्तर लेंगे, गड़िया पहाड़ जो है दंडकारण्य के पठार का भाग है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित नहीं है? अब ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अक्सर आप लोग बुक्स में पढ़े होंगे कि अगर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, इस तरफ से एक श्रेणी गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्याचल, ठीक है। ये एमपी की तरफ से आते हुए जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से निकल जाती है, और इसका जो भाग है एक जो है कैमूर, जो है हम लोगों को एमसीबी और कोरिया जिले में बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये जो है विंध्याचल का भाग। वही ध्यान में रखिएगा, यहां पर सतपुड़ा श्रृंखला है, और इसी सतपुड़ा का भाग कौन है? आपका मैक्कल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में यदि कैमूर को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियां आप लोग देख रहे होंगे, जितनी भी पहाड़ियां यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सभी जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सभी जो है
सतपुड़ा का भाग है। तो निम्नलिखित में क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जो है विंध्यन श्रेणी से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा कैमूर। तो कैमूर, चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ियां, ये दोनों जो है विंध्याचल से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब रामगिरी की पहाड़ी की अगर बात करें तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सतपुड़ा का भाग है। अब अगर रामगिरी की पहाड़ी अगर आप लोग देखते हो तो जैसे अगेन जो है ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और यदि उत्तरी छत्तीसगढ़ इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अपना एमसीबी जिला, एमसीबी के किनारे जो है कोरिया, इधर क्या है सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये जशपुर, और ये ठीक है ये सरगुजा। और इसी सरगुजा में हम लोग यहाँ पर देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी या रामगिरी की पहाड़ी। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये काफी फेमस है, क्योंकि इसी में कालिदास ने मेघदूत की रचना भी की है। ठीक है, इसमें ध्यान में रखिएगा रामगिरी की पहाड़ी से अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और किस लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, जैसे सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा। और इस जोगी मारा गुफा में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये जो जोगी मारा गुफा है, ठीक है, इसमें सुतनुका देवदासी और नर्तक देवदत्त के प्रणय से ये जो प्लेस है वो संबंधित है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो सीता बेंगरा, इसको विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में भी हम लोग देखते हैं। और वही लक्ष्मण बेंगरा, यहाँ पर एक गुफा है जिसे हाथी पोल गुफा के नाम से जानते हैं, और पास में एक कुंड है जिसको हम लोग सीता कुंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये रामगिरी की पहाड़ी किसका भाग है अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तर साइड में है तो विंध्याचल का भाग होगा, ये किसका भाग है दोस्तों, तो सतपुड़ा का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि। अब उत्तरी छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे उच्च भूमि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे उच्च भूमि एक तो सरगुजा बेसिन, दूसरा हसदो रामपुर। अब ये बेसिन मतलब नदियों के आसपास का इलाका, ये काफी ऊंचा नहीं होता। ठीक है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा गुफा सही है, सामरी पाट, गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी सही है, दलहा पहाड़ ये गलत है। ध्यान में रखिएगा दलहा पहाड़ जो है चांपा पर स्थित, किस पर स्थित है? चांपा। बखोना चोटी कन्हा। अगला आते हैं हम लोग रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रामगढ़ की पहाड़ी ये रिहंद नदी के किनारे है, सही। सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, ये भी सही है। जोगी मारा गुफा भी यहाँ पर स्थित है। तो ये जो सभी उत्तर जो है वो क्या होंगे दोस्तों? सही होंगे। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहां बसे? तो ध्यान में रखिएगा 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो कुछ रिफ्यूजीज जो हैं, ठीक है, तिब्बत से भारत सरकार से भारत में प्रवेश किए थे और भारत सरकार से शरण मांगे थे। ठीक है ना, तो भारत सरकार जो है उनकी मदद करते हुए उन्हें अलग अलग हिस्सों में बसाया था, जिसमें से 1962 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा तिब्बती शरणार्थियों को मैन पार्ट में बसाया गया था। वही ध्यान में रखिएगा जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज जो हैं वो भी भारत में एंटर किए थे और उन्हें, ध्यान में रखिएगा, उन्हें पखांजूर, ठीक है, उन्हें पखांजूर जो कि कांकेर में है और माना कैंप जो कि रायपुर में है, ठीक है, यहां पर बांग्लादेशियों को बसाया गया था। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ध्यान में अपने को रखना है कि छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहां पे बसे हुए हैं? तो मैन पार्ट में बसे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? तो ध्यान में रखना अगर गौरलाटा की बात की जाए तो वो कौन से पार्ट में है? तो सामरी पार्ट में है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले पर स्थित है? ठीक है, तो राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बलरामपुर। और बलरामपुर पर ही क्या स्थित है? सामरी पाट। और इसी सामरी पाट पर गौरलाटा स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बलरामपुर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर के पठार से संबंधित। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार। अब ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जब यदि भौगोलिक विभाजन करते हो तो छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक उप विभागों में बांटा जाता है। 4 भौगोलिक उप विभागों में बांटा जाता है। और इन 4 भौगोलिक उप विभागों में जैसे क्या हो गया? एमसीबी हो गया, इधर क्या हो गया? कोरिया, इधर सूरजपुर, इधर बलरामपुर, इधर जशपुर, और बीच में क्या है? सरगुजा। ध्यान में रखिएगा, जो पहला डिवीजन है दोस्तों, जो पहला डिवीजन है वो है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें संपूर्ण एमसीबी जिला, संपूर्ण कोरिया जिला, संपूर्ण सूरजपुर जिला, आधा बलरामपुर, ठीक है, और आधा मैनपाट स्थित है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 4 भौगोलिक उपविभाग है, जिसमें 16.16% के साथ में पूर्वी बघेल खंड का पठार जो है स्थित। ध्यान में रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड में, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में ये बलरामपुर का कुसमी वाला इलाका, इसको छोड़ दिया जाए, और सरगुजा का मैनपाट वाला इलाका, इसको छोड़ दिया जाए, तो जो शेष, ठीक है, शेष बलरामपुर और शेष, ठीक है, शेष बलरामपुर और शेष जो है सरगुजा, ये किसके अंतर्गत में आएगा? तो ध्यान में रखिएगा, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत में आएगा। वही दूसरा जो डिवीजन है, इसे जशपुर सामरी पाट कहते हैं। और ये जो जशपुर सामरी पाट है दोस्तों, ठीक है, ये किसके अंडर में है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो कुसमी पाट की अगर मैं बात करते हैं तो यहाँ पर जमीरा पाट, जिसको बॉक्साइट के मैदान के नाम से जानते हैं, जारंग पाट, जिसे बॉक्साइट का गढ़ कहते हैं, लहसुन पाट, ठीक है, तो जमीरा पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट और सामरी पाट जो है ये कुसमी के अंतर्गत में आते हैं। कहने का मतलब बलरामपुर जिले में। वही पंडरा पाट की अगर मैं बात करूं, पंडरा पाट तो ये जशपुर में आता है। अगला जशपुर पाट जो है वो भी जशपुर में आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैन पाट और जारंग पाट जो है, ध्यान में रखिएगा, इसके अंतर्गत में आते हैं। जबकि रंदहा हम लोग सुनते नहीं है, चावर, ठीक है, घाट है ना कि पाट है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 4। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लोरो घाटी जो कि जशपुर पर स्थित है, इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर अपवाह तंत्र से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। पढ़े थे हम लोग, करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में आता है, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है, तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है। अब 3 नदियों का संगम कहां पर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, राजिम। अभी हम लोग पढ़े थे कि राजिम जो है महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर है। किसके संगम पर है? महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर क्या स्थित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जिसको हम लोग बोलते हैं राजिम। वही ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चंद्रपुर, जहां पे चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, ये जो है, ठीक है, महानदी, मांड और लात नदी के संगम पर है। तो चंद्रपुर कहां पर स्थित है? तो महानदी, मांड और लात पर स्थित है। वही अगर एक और क्वेश्चन बोलता है शिवरी नारायण के बारे में, शिवरी नारायण के बारे में, ये किसके संगम पर है? तो ध्यान में रखिएगा,
ये है महानदी, महानदी प्लस, ठीक है, शिवनाथ और जोंक के संगम पर है। क्लियर है? तो यहां पर क्या पूछा गया है कि राजिम, तीन नदियों के संगम पर स्थित क्या है, तो राजिम, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आमनेर, पिपरिया, मुस्का, इन तीन नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा आमनेर, मुस्का और पिपरिया खैरागढ़ शहर जो है इसके किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम। अब महानदी के उत्तर से मिलने वाली, ये जैसे सपोज कर लेते हैं कि महानदी है, तो सबसे पहले यहां से मिलती है हसदो, हसदो के बाद में ध्यान में रखिएगा कोरबा के पठार से बोरई, उसके बाद में अगला जो है मांड, मांड के बाद में केलो, केलो के बाद में ध्यान में रखिएगा दोस्तों बाहर में इब नदी जो है मिलती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बोला जाए तो पूर्व में इब, केलो, मांड, बोरई और हसदो। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होगा। केलो, बोरई, मांड, हसदो। केलो, बोरई, मांड नहीं, केलो, मांड, बोरई, हसदो, मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला इंद्रावती की सहायक नदी। ठीक है, अब इंद्रावती की सहायक नदियां हम लोग देखे थे। ठीक है, जैसे बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा, यही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर है? तो ध्यान में रखिएगा शंकनी और डंकनी नदी, ठीक है, के किनारे पर अपना कौन सा मंदिर स्थित है? तो दंतेश्वरी माई का मंदिर स्थित है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो ध्यान में रखिएगा एक ही है, कौन सी? सोन नदी, जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम ये शॉर्ट टाइम में हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है, ठीक है, कि आप सभी लोगों का एडीओ का एग्जाम बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी ये 3 घंटे का सेशन जो है आप लोग देखे होंगे, 3 अलग अलग पोर्शन का, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े पहले, फिर जनजातियां पढ़े, फिर ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़े। उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के इंटरेस्टिंग क्लास को, ठीक है, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको, ठीक है, इस पते पर पहुंचना है अनिकेत सर से। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोगों को हमर पीएससी एप्लीकेशन पर क्या बोलते हैं, सारे वीडियो मेरे जो है वो भी देखने को मिलेंगे। और यदि जिनको ऑफलाइन क्लास जो है चाहिए, वो अनुपम गार्डन के पास में आप लोग पहुंच सकते हो। ठीक है, कैरियर पावर अड्डा 247 के बैनर के नीचे। ध्यान में रखिएगा यहीं पर जो है हमारे पीएससी का भी ऑफिस है। ठीक है, आप लोगों को पहुंचना है। ठीक है, और ऑफलाइन जितने क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए कुछ प्रोग्राम के साथ में, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।